नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कैपेबिलिटीज को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और ये एआई सिस्टम भारत के एमका प्रोग्राम से डिराइव किया जाने वाला है। तेजस मार्क 2 की पहली प्रोटोटाइप का रोल आउट इसी साल के अंत तक करने का प्लान किया जा रहा है। 2029 तक इसकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल इसमें जो एआई सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, इसका मेजर फोकस सेंसर फ्यूजन पर होने की बात की गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और दूसरे सेंसर से आने वाले डाटा को रियल टाइम में कंबाइन करके पायलट को क्लियर और एक एक्यूरेट सिचुएशनल पिक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा। एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान ये एआई सिस्टम एनिमी एयरक्राफ्ट या इनकमिंग मिसाइल जैसे हाई थ्रेट टारगेट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद प्रायोरिटी लेवल सेट करेगा और उसके बाद पायलट को बेस्ट एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेगा, जिस वजह से पायलट का वर्कलोड काफी कम हो जाएगा और जल्दी सही डिसीजन को भी लिया जा सकेगा, जो हाई स्टेक डॉग फाइट सिचुएशन में काफी क्रूशियल होने वाला है। अब एमका में तेजस मार्क 2 के मुकाबले एक हाईली एडवांस एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये एक एआई पायलट की तरह होने वाला है, जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी ऑटोनोमस टेक ऑफ, लैंडिंग या फिर इवन मिशन को भी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जैसे कि तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन स्टैंडर्ड का फाइटर होने वाला है, तो इसमें एमका में इस्तेमाल होने वाले पूरी की पूरी एआई सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसमें बस एमका में इस्तेमाल होने वाले एआई टेक्नोलॉजी का कुछ ही पार्ट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन इस शेयर्ड एआई सिस्टम के जरिए एमका और तेजस मार्क 2 दोनों एयरक्राफ्ट सेम बैटल स्पेस में नेटवर्क मैनर में ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर एमका डीप स्टैक मिशन कर रहा है तो तेजस मार्क 2 फ्रंटलाइन एंगेजमेंट कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट को भी प्रोवाइड कर सकता है और सेम टाइम पर ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ टैक्टिकल डाटा को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरीके के मिशन में कोऑर्डिनेटेड अटैक करने में काफी मदद करने वाला है। अगला अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किए गए एक नई मेल यूएवी प्रोग्राम की तरफ से। इस यूएवी को स्पेशली भारत के ट्राई सर्विस के डिमांड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। अभी तक इस यूएवी को लेके कोई ऑफिशियल टाइमलाइन तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इस यूएवी का डिजाइन और फीचर पहले ही काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। ये ड्रोन रियर माउंटेड प्रोपेलर इंजन के साथ आने वाला है, जिसका मतलब है कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट के पीछे रहने वाला है, जो न सिर्फ एरोडायनामिक एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा बल्कि नॉइज सिग्नेचर को भी काफी हद तक कम करने की उम्मीद किया जा रहा है। और इस तरीके की फीचर सर्वेलेंस ड्रोन के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि जितना कम नॉइज जनरेट करेंगे इसके डिटेक्ट होने के चांसेस भी उतने कम हो जाएंगे। इसमें मेनली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड मौजूद होने वाले हैं, जो कि रियल टाइम सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग और बॉर्डर मॉनिटरिंग जैसे मिशन को कर पाएंगे। इस यूएवी की एक और खासियत जो सामने आई है वो ये है कि इसमें टेल व्हील लैंडिंग गियर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि यूएवी टफ टेरेन में भी ऑपरेट कर सकता है और शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। भारत में अभी तक इस कैटेगरी में मोस्टली इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इजरायली ओरिजिन हेरॉन सीरीज हो जाए या फिर यूएस मेड MQ-9 ड्रोन हो जाए। लेकिन ये इंपोर्टेड ड्रोन लिमिटेड नंबर में भारत के पास मौजूद है और इस सेक्टर में भारत काफी सालों से आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रॉपर इंडिजिनस मेल यूएवी प्रोग्राम सफल नहीं हो पाए, जिस वजह से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अभी इस सेगमेंट में हमारी स्टेट ओन कंपनीज और डीआरडीओ के साथ कम्पीट करने का फैसला किया जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से दिए गए इनिशियल डाटा के मुताबिक जिस मेल यूएवी को वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मिनिमम 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक लगातार ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है, जो कि फिलहाल इंडियन आर्मी की बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाली है। इस सेगमेंट में डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी तापस यूएवी को भी डेवलप किया जा रहा है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अभी जिस यूएवी को डेवलप किया जा रहा है, या आगे चल के तापस यूएवी का डायरेक्ट कंपटीटर होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और अर्मेनिया की तरफ से। अर्मेनिया की तरफ से मार्क 155 और 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की सेल्फ प्रोपेल्ड हाउसेस को सक्सेसफुली अपनी सर्विस में शामिल करने के बाद अभी वो इसकी अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि मार्क 45 को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अर्मेनिया की तरफ से नवंबर 2022 में भारत फौज की सब्सिडियरी कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के साथ एक $155 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अंदर अर्मेनिया की तरफ से मार्क 39 गन की 72 यूनिट को एक्वायर करने की बात की गई थी और इन सिस्टम को अर्मेनिया को 2023 में ही डिलीवर करना स्टार्ट किया गया था। ये सिस्टम एक 155 और 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की लाइटवेट फील्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है, जिसे
4x4 मिलिट्री ट्रक के ऊपर माउंट किया गया। इसका टोटल वेट करीब 18 टन के आसपास है, जो कि इसे माउंटेन वॉरफेयर के लिए एक आइडियल ऑप्शन बनाने वाला है। यह आर्टिलरी सिस्टम रैपिड शूट एंड शूट कैपेबिलिटी को भी ऑफर करता है, यानी कि फायरिंग के तुरंत बाद ही पोजीशन को चेंज करके दोबारा फायर किया जा सकता है। फायरिंग रेंज की बात करें तो मार्क 39 गन कन्वेंशनल एमुनिशन के साथ 24 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इसमें जोन 5 चार्ज के साथ 18 राउंड को भी कैरी किया जा सकता है। अब मार्क 39 के बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से आईडेक्स 2025 के दौरान अबू धाबी में मार्क 45 आर्टिलरी गन को शोकेस किया गया था, जो कि मार्क 39 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसमें 39 कैलिबर के बदले 45 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका वेट मार्क 39 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये गन 36 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इसको भी सेम 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है, जिस वजह से इसका ओवरऑल मोबिलिटी मार्क 39 जैसा ही होने वाला है। इसके अलावा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अभी आर्मेनिया को एक और सिस्टम को भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि ATGS का ट्रक माउंटेड वेरिएंट होने वाला है और ये 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का गन होने वाला है। इस गन की रेंज 48 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली और आर्मेनिया पहले भी लिमिटेड नंबर में ATGS को एक्वायर कर चुका है और ट्रायल के बाद वो अभी ATGS की 84 यूनिट को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से ATGS की ट्रक माउंटेड वेरिएंट उनके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। लेकिन ATGS का ट्रक माउंटेड वेरिएंट एक 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाने वाला है, क्योंकि साइज में मार्क 39 या 45 स्टैंडर्ड की गन के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है और इस वजह से मार्क 45 जैसे लाइटवेट सिस्टम के मुकाबले इसकी एजिलिटी थोड़ी कम होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी आर्मेनिया को भारत की तरफ से 3 ट्रक माउंटेड गन का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें से आर्मेनिया अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी गन को सिलेक्ट कर सकता है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनीशन की तरफ से। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग मुनीशन, कैमिकेजी ड्रोन, BVR मिसाइल और आर्टिलरी सेल की मास प्रोक्योरमेंट के लिए ऑफिशियल अप्रूवल को इशू किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग मुनीशन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया था, जिसमें चाइनीज सप्लाइड HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम और मल्टीपल पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार सिस्टम भी शामिल थे और ये इंडियन एयरफोर्स की सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन का एक मेजर पार्ट था। इस मिशन के दौरान इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किए गए हरप लॉइटरिंग मुनीशन का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया था, जो कि 9 घंटे तक लगातार एयर में होवर कर सकते हैं और रियल टाइम में टारगेट को डिटेक्ट करके स्ट्राइक कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया था कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनको काउंटर करने के लिए सक्षम नहीं है, जिस वजह से फ्यूचर में भी ये सिस्टम इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इनको काफ़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया था, तो अभी जितने भी ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनीशन इस्तेमाल किए गए थे उनकी स्टॉक को एक बार फिर से फुल करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि कैमिकेजी ड्रोन नॉर्मल ड्रोन से थोड़े अलग होते हैं। ये बेसिकली ड्रोन्स और मिसाइल का एक कम्बिनेशन होते हैं या हाइब्रिड वर्जन होते हैं। यह पहले बैटलफील्ड के ऊपर लॉइटर करते हैं, फिर ऑनबोर्ड सेंसर के जरिए टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वहां पे प्रिसिशन स्ट्राइक को कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक बार इनको लॉन्च करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इस वजह से हमारी स्टॉक के ऊपर थोड़ा असर पड़ा था और अभी हमारा जो स्टॉक खाली हुआ था उसको भी दोबारा फिल करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट L&T की तरफ से अनवील किए गए तीर एरियल टारगेट सिस्टम की तरफ से, जिसे पूरे तरीके से भारत में डेवलप किया गया। ये सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन बंसी ड्रोन को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है, जो अब तक इंडियन आर्म फोर्सेस का स्टैंडर्ड टारगेट ड्रोन रहा है। तीर का फुल फॉर्म मैन्यूवरेबल रिकवरेबल एरियल टारगेट है। इसका डिजाइन ऐसे किया गया कि ये एडवांस एरियल थ्रेट को सिमुलेट कर सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम की वेपन्स की रियलिस्टिक टेस्टिंग और ट्रेनिंग को किया जा सकता है। इस सिस्टम में एक टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक कैटापल्ट की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। तीर में मल्टीपल ऑनबोर्ड पेलोड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको मिशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये रीयूजेबल सिस्टम है, जिसे एक बार टेस्ट करने के बाद रिकवर करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस में मेनली बंसी टारगेट ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी क्विंटेक की तरफ से डेवलप किया गया। बंसी ड्रोन का इस्तेमाल अभी दुनिया भर के 40 से भी ज्यादा कंट्री में किया जा रहा है, जिसमें से भारत भी एक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इम्पोर्टेड सिस्टम है, जिस वजह से कभी कभार सप्लाई चेन इशू हमको फेस करने पड़ते हैं और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी इसमें काफी लिमिटेड होता है। वहीं तीर एक इंडिजिनस सोल्यूशन होने वाला है, जिससे भारत की स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। L&T के क्लेम के मुताबिक तीर का स्पीड, एजिलिटी और परफॉर्मेंस काफी हद तक बंसी ड्रोन के बराबर होने वाला और कई केस में उसे थोड़ा बेहतर भी होने वाला है।
तीर के अलावा एलएनडी की तरफ से भी तीर एनजी को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक हाई स्पीड लो फ्लाइंग एरियल टारगेट होने वाला है। ये वेरिएंट स्पेशली हाई स्पीड लो फ्लाइंग एरियल टारगेट को सिमुलेट करने के लिए डेवलप किया गया, जिसमें और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्स थ्रेट सिमुलेशन कैपेबिलिटी होने वाली, और इसको फ्यूचर में एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर तीर सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ बंसी का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिस्टम भी बन सकता है, जो कि आगे चल के भारत को ग्लोबल एरियल टारगेट सिस्टम की मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की क्षमता दे सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की अपाची हेलीकॉप्टर की तरफ से है, और अभी हम अपाची हेलीकॉप्टर में देखे गए कुछ सीरियस इशू के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बोइंग AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं, अब 2025 में ही मल्टीपल इमरजेंसी लैंडिंग फेस कर चुके हैं। सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर ही 2 अलग अलग अपाची को टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है, जो कि इन हेलीकॉप्टर की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 6 जून 2025 को पहला हादसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आसपास हुआ था, जहां अपाची हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फार्मलैंड के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। लैंडिंग के दौरान इसकी लैंडिंग गियर में और फ्यूजलाज सेक्शन में थोड़े माइनर डैमेज हुए थे, लेकिन दोनों पायलट सेफ थे, और इसके बाद कुछ माइनर ग्राउंड चेक के बाद हेलीकॉप्टर को सरसवा एयरवेज में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 13 जून को दूसरा सिमिलर केस पंजाब के पठानकोट के आसपास देखने को मिला, जहां एक अपाची हेलीकॉप्टर को कॉकपिट वार्निंग मिलने के बाद हलत विलेज के पास खेत में लैंडिंग करना पड़ा था। ये अपाची 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ग्लेडिएटर का एक पार्ट था, जो कि पठानकोट एयरवेज में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही केस आइसोलेटेड नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भी ऐसे कई इमरजेंसी लैंडिंग अपाची फ्लीट में देखे गए थे। सबसे नोटेबल केस 3 अप्रैल 2024 को देखा गया था, जब एक अपाची हेलीकॉप्टर को लद्दाख के हाई अल्टीट्यूड रीजन में खारदुंगला के पास प्रिकॉशनरी लैंडिंग करना पड़ा था। एविएशन फोकस इंटरनेशनल के रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजॉरिटी केसेस में अपाची हेलीकॉप्टर में हीट रिलेटेड मॉलफंक्शन कॉमन होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से स्पेशली प्लेन और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बिनेशन अपाची के इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इंजन कंपोनेंट पे थर्मल स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं। ये एक रीजन है जिस वजह से कॉकपिट सिस्टम टाइम टू टाइम प्रिकॉशनरी लैंडिंग ट्रिगर करते रहे, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ रहा है। अपाची हेलीकॉप्टर फायर पावर और एवियोनिक्स के मामले में काफी हद तक एडवांस सिस्टम है, लेकिन इंडियन क्लाइमेट में ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में लगातार अपाची हेलीकॉप्टर में इशू नोटिस किया जा रहा है, जिस वजह से बोइंग की तरफ से भी सारे इशू फिक्स होने तक अपाची हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।